नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज मैं विलियन के जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दूंगा, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं और प्रैक्टिस सेट में मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जिस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे से समझोगे और करोगे तो विलियन से जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें तुरंत बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 की और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। पहला ही प्रैक्टिस सेट 1, पहला क्वेश्चन है मोललता की परिभाषा लिखिए। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml विलियन में घोला गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। आपसे बोर्ड में जो आंकिक प्रश्न आते हैं विलियन फर्स्ट के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आते हैं ये भी देखते रहिए। तीसरा क्वेश्चन, 18 ग्राम जल में 46 ग्राम एथेनॉल मिलाया गया, जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात करने के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता जरूर है मोल प्रभाज निकालने के। नंबर 4 क्वेश्चन, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, मोललता ज्ञात कीजिए। यहां से क्या पूछा है? मोललता पूछी है। और 5वां क्वेश्चन, प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। ये वो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इसी के बेस पे आगे भी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को करके देख लेते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को बनाने हैं, ये चेक कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट 2 पे चलेंगे। तो देखिए इनके आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले ही आपसे पूछा था मोललता किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है। तो मोललता की डेफिनेशन क्या होती है एक बार समझ लीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। अब आप जरा समझिए, ये 1 किलोग्राम विलायक है। 1 किलोग्राम क्या है? विलायक है। इसमें जब कोई विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन बन जाता है, लेकिन जो भी मोल निकालते हैं वो हमेशा विलायक में निकालते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में जितने भी जो आपने पदार्थ घोला है उसके जितने भी मोल होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। बस अंतर यही होता है, अगर विलियन में निकाल रहे हैं आप मोल विलियन के अंदर तो उसे कहते हैं मोलरता, और अगर आप निकाल रहे हैं विलायक में मोल तो इसे कहते हैं मोललता। बस यही डिफरेंस होता है मोलरता और मोललता में। मोलों की संख्या जो निकलती है वो अगर आप निकाल रहे हैं विलायक में तो क्या कहलाएगा? मोललता, और अगर निकालते हैं विलियन में तो वो कहलाता है मोलरता। बस ये अंतर होता है। तो जहां m बराबर क्या है इसमें? मोललता, छोटा n क्या है? विलय के मोल, द्रव्यमान का है? विलायक का द्रव्यमान, और इकाई क्या होती है इसकी? कभी कभी इकाई भी पूछ ली जाती है या मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो इसका होता है मोल किलोग्राम -1 या मोल प्रति किलोग्राम, ये इसकी इकाई होती है। अब इसमें एक आधा इसके ऊपर जो उदाहरण देख लेते हैं। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं और ग्राम में बदल के भी आते हैं। देखो सीधे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये देखिए। 2 मोल NaCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, कितने मोल लिए हैं NaCl के? 2 मोल, और 1 किलोग्राम जल में घोला गया, तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या था? विलय के मोल, मोल दिए हैं 2 ऊपर रखो और नीचे क्या लेना है? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, वो 1 नीचे रखा तो कितना आ जाएगा? 2 मोललता आ जाएगी। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। दूसरे में देखो क्या दिया है, 0.75 मोल, देखो मोल दिए हैं। ग्लूकोज को कितने ग्राम में घोला गया? 1.5 ग्राम जल में घोला गया, मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या को रखो ऊपर और जितने किलोग्राम में मात्रा दी उसे रखो नीचे और भाग कर दो तो मोललता आ जाएगी। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर मोललता आपसे निकाली जाए तो आसान क्वेश्चन हो जाता है अगर मोल दिया हुआ है। अगर मोल नहीं दिया हुआ तब कैसे करते हैं आंकिक प्रश्नों को? आइए अब आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। तो बोर्ड में जो आती है इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है और परिभाषा आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आंकिक प्रश्न, विलियन के लेसन से आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं ये भी आप समझिए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देखो, 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml विलियन में घोला गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मोलरता के बाद जो भी आपसे निकलवाए
उसको अच्छे से आपकी समझ में पहले उसका डायग्राम आना चाहिए, तब आप बहुत इजी से निकाल सकते हैं। देखो मोलरता कैसे निकलती है। सबसे पहले आप लेते हैं कोई विलय पदार्थ, फिर आप लेते हैं कोई विलायक, इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो बन जाता है विलयन। और ये जो विलयन बनता है ये होना चाहिए लीटर में। इस विलयन के अंदर जो भी आपने विलय पदार्थ मिलाया उसके मोल निकालते हैं, तो यही कहलाता है मोलरता। उसके क्या निकालना होता है? मोल। तब उसे हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब देखो विलय की कितना दी मात्रा? 5.85 ग्राम। ये जो ग्राम में मात्रा दी होती है इसे हम प्रदर्शित करते हैं छोटा डब्लू से। विलय की मात्रा दी है 5.85 ग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है ये समझिए, NaCl दिया। NaCl इसका निकालो आप अनुभार। जो भी विलय पदार्थ दिया हुआ है उसका अनुभार निकाल लेते हैं। अनुभार को हम प्रदर्शित करते हैं m से। देखो कैसे निकालते हैं। Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, ये आपको 1 से 20 तक याद रखने पड़ते हैं, और प्लस Cl का होता है 35.5। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 58.5। ठीक है, तो अनुभार भी आ गया और ग्राम में मात्रा भी दे दी। अब यो जो लिया है विलयन कितना है आपके पास? 500 ml। ml में दिया हुआ है, जबकि डेफिनेशन कहती है लीटर में होना चाहिए। तो V इसको लिखते हैं 500 ml। इसको जैसे ही हम लीटर में चेंज करेंगे तो इसको कर देंगे 1000 से भाग, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0.5 लीटर आ गया। आपको तीनों चीज पता चल गई, छोटा W, M और V। अब हम क्या करेंगे, इसका लगाएंगे फार्मूला मोलरता। M बराबर होता है W/M, इसको ही कहते हैं मोल, और गुना V लीटर में। ये फार्मूला होता है मोलरता निकालने का। और आपको पास तीनों चीज है। छोटा W कितना है? 5.85 बटे अनुभार कितना आया? 58.5, और गुना V कितना है? 0.5। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगी क्योंकि 2 अंक यहाँ है दशमलव के बाद और 2 अंक यहाँ है, इससे ये कैंसिल हो गया एक बार। तो 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब 0.2। मोलरता आ गई 0.2 M। इस तरीके से ये आंसर आ गया। आपको मोलरता अगर निकालने को आए एग्जाम में तो आपको 3 चीज दी होती है, छोटा W, छोटा M और V, और इस फार्मूले में रखते हैं तो क्वेश्चन का उत्तर आ जाता है। इस क्वेश्चन को उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2, 18 ग्राम H2O में 46 ग्राम एथेनॉल मिलाया गया, जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जब भी आपको मोल प्रभाज निकालने हो, इसमें तो जल के पूछे, चाहे ऐप से एथेनॉल के पूछ ले चाहे जल के पूछ ले, तो सबसे पहले मोल प्रभाज पे जो भी क्वेश्चन आता है आप मोल प्रभाज का एक डायग्राम समझिए, फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत आप बना सकते हैं। मोल प्रभाज निकालते कैसे हैं पहले आप ये समझिए। जब भी कोई विलयन बनता है, पहले डायग्राम देखिए, जब भी कोई विलयन बनता है तो आपके जो कोर्स में 2 घटक को लेकर बनाया गया है। 2 घटक, यानी कि ये कोई विलयन है, आप पहले समझिए। इस विलयन में 2 घटक है, एक तो विलायक जिसमें कोई चीज घोलते हैं, और एक होता है इसमें जो चीज आपने मिलाई वो होती है विलय। तब जाके ये क्या बनता है? विलयन बनता है। समझ में आ गया? आपके पास कोई विलयन है यानी कि 2 घटक से मिलकर बना हुआ। अब आपसे किसी के भी चाहे विलय के मोल प्रभाज पूछ ले चाहे विलायक के मोल प्रभाज पूछ ले, निकालते कैसे हैं बस इसको समझिए। जिसके भी आपको मोल प्रभाज निकालने हो, मान लिया विलय के मोल हो गया N और विलायक के हो गया बड़ा N, ये हमने मान लिया। इसमें 2 के मोल प्रभाज है, विलय के और विलायक के। तो जिसके भी आपको मोल प्रभाज निकालने हैं उसके मोल तो रखे ऊपर। अगर विलय के मोल प्रभाज निकाल रहे, इसके मोल रखते हैं ऊपर, और नीचे हमेशा टोटल यानी कि विलय के भी और विलायक के भी दोनों के जोड़ के मोल नीचे रख दो। ये तो यही कहलाता है मोल प्रभाज। अगर आपको निकालने होते
अगर आपको निकालने होते हैं विलायक के मोल प्रभाज, तो आप इसको तो रखो ऊपर जिसके निकालने हैं, और नीचे हमेशा विलियन में टोटल, नीचे जो आएगा वो हमेशा विलियन के टोटल आएंगे मोल प्रभाज। क्लियर बात समझ में आ गई है? अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, अब परेशानी कब होती है? परेशानी जब होती है जब आपको प्रश्न में मोल नहीं दिए रहते, मोल नहीं दिए। देखो यहाँ ग्राम में मात्रा दी, मोल नहीं दिए। अब सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनको मोल में बदलो। और मोल में कैसे बदलना होता है कि छोटा n बराबर होता है W/m, ये होता है मोल में बदलने का फार्मूला। अर्थात जो भी मात्रा दी होती है, जैसे 18 दी, ये तो रख लो ऊपर, और जो अनुभार दिया उसको रख लो नीचे और भाग कर दो, तो मोल निकल के आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं एक बार। देखो अब ये देखिए, एक तरफ तो लिया जल, ये इसमें है जल H2O, इसकी मात्रा कितनी दी, जल की मात्रा दी 18 ग्राम, और जल का निकाल लो आप अनुभार छोटा m, H2O यानी कि 2 × 1 + 16, अनुभार रख दो इनके, O का होता है 16, तो ये भी आ जाएगा 18। तो इसके मोल निकाल लो छोटा n, क्या हो जाएगा 18/18 बराबर 1, तो जल के मोल आ गए 1, आ गया निकल के 1 आ गया। इसी तरीके से अब देख लेते हैं दूसरे, उसमें क्या लिया हुआ है, एथेनॉल। अब ये दूसरा बेकर लिया है एथेनॉल, ये रख लिया इसमें। एथेनॉल को हम कहते हैं C2H5OH। क्लियर? इसका छोटा वो इसे ले लो बड़ा W, बड़ा W कितना दिया 46 ग्राम। अनुभार निकाल लो इसका, C2 यानी कि 2 × 12 प्लस अनुभार आप पे निकालना आना चाहिए 5 × 1 प्लस O का कितना होता है 16 प्लस 1, तो ये हो गया 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 1 17, और इनको जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा 46। अनुभार इसका आ गया 46, इसका भी आप मोल निकाल लो, यानी कि 46 को 46 से भाग कर देंगे तो इसके भी मोल आ जाएंगे 1। यानी अब क्या पता चल गया आपको, एथेनॉल के भी मोल आ गया आप पे 1, जल के भी मोल आ गया, दोनों में इसके मोल है 1, इसके भी मोल आ गया 1। अब जब दोनों को मिक्स किया, जब दोनों को आपने इनको मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, ये बन गया विलियन, ये बन गया क्या, विलियन बन गया। अब इस विलियन में टोटल कितने मोल हो गए, 1 मोल तो जल के, 1 मोल एथेनॉल के, तो टोटल कितने मोल हो गए 2। अब तो समझ में आ गया इसमें टोटल कितने मोल है 2। अब मोल प्रभाज आपसे पूछे जल के, H2O के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जिसके निकालने होते हैं उसके मोल तो रखो ऊपर 1 है, और नीचे क्या आएगा हमेशा टोटल, टोटल कितने हैं 2, 1/2, तो कितना आ जाएगा 0.5। जल के मोल प्रभाज कितना आ गया 0.5। इसी तरीके से अगर आपसे एथेनॉल के भी पूछता, अगर पूछता क्वेश्चन में, तो इसके मोल रखो ऊपर 1 आया ना, और टोटल हमेशा रखो नीचे, तो इसके भी आ जाएंगे 0.5। इस तरीके से आप मोल प्रभाज, किसी भी क्वेश्चन में मोल प्रभाज निकालने को आता है तो सबसे पहले मोल में बदलिए और फिर ऐसे कर फार्मूला लगा के कर दीजिए, इस तरीके से मोल प्रभाज भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, मोललता ज्ञात कीजिए। अब आपसे पूछा है इसमें मोललता। देखो आप में शुरू में क्या पूछा था, मोलरता, दूसरे में मोल प्रभाज, और तीसरे में मोललता। अब मोललता कैसे निकालते हैं देखिए, मोललता इसको भी एक डायग्राम से समझ लीजिए। मोललता की अगर बात होती है, यह हमेशा विलायक में निकाली जाती है, बस ये ध्यान रखना। मोललता काय में निकाली जाती है, विलायक में, और मोलरता काय में निकालते थे, मोलरता निकालते हैं विलियन में। बस अगर आपको इतना पता, फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होने की इस क्वेश्चन में। मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा, मोललता बराबर, देखो इसका फार्मूला होता है छोटा W/छोटा m गुना बड़ा W, और ये किलोग्राम में।
ये बस अंतर ये होता है, अगर आपको निकालनी होती है मोलरता तो विलियन आता है यहाँ V बस। अब क्वेश्चन में देखिए आपको दिया रहेगा 9 ग्राम, छोटा W कितना दिया है 9 ग्राम, देखो विलय की मात्रा दे दी 9 ग्राम, छोटा W आ गया। अब इसमें जो दिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसका आप अनुभार जब निकालेंगे आपको वो निकालना आना चाहिए, वैसे भी आपको पता होता है 180 होता है इसका, इसे कहते हैं हम छोटा m से प्रदर्शित। तो MB आ गया। और अब देखो जिसमें घोल रहे हैं, काय में घोलते हैं जल में, इसका बड़ा W कितना है 100 ग्राम, लेकिन फार्मूले में अगर देखते हैं तो ये किलोग्राम में होता है। तो इसको कर दो 1000 से भाग, 100 को कर दो 1000 से भाग, 20 से 20 बराबर 0.1 लीटर आ जाएगा। तीनों चीज आपके पास है, फार्मूले में रख दीजिए। छोटा W कितना है 9 बटे M कितना आया अनुभार 180 और गुना 0.1, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर आ जाएगी, 0 से ये 0 गई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 बराबर आ जाएगा 0.5 मोललता M। ये आ गया आंसर। इस तरीके से आप मोललता भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे डेफिनेशन पूछी थी, प्रसरण दाब किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रसरण दाब, हर जगह आपसे पूछा जाएगा, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रसरण दाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन समझिए सबसे पहले, वह न्यूनतम बाह्य दाब जो किसी विलयन पर लगाकर प्रसारण की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है प्रसारण दाब कहलाता है, और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। प्रसारण दाब का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई बराबर CRT। पाई का मतलब हो गया प्रसारण दाब, C का मतलब विलयन की मोलर सांद्रता, R बराबर गैस नियतांक और T बराबर परमताप। अब एक बात का ध्यान रखना, डेफिनेशन तो आप सब पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लिए, बोर्ड पर भी लिखिए डेफिनेशन, लेकिन क्या ये डेफिनेशन आप रटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझ में आई क्या चीज बताना चाह रहा है ये। इस डेफिनेशन को आपने रट के याद तो कर लेंगे, लेकिन अगर मैं इसे डायग्राम से समझाऊं तो आप प्रसारण दाब कभी नहीं बोल सकते, और ये कहाँ लागू होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको समझा देता हूं अच्छे से। ये एक बर्तन में कोई आपने विलय पदार्थ ले लिया, विलय पदार्थ जिसको आपको घोलना है, जैसे नमक ले लो, इसमें क्या ले लिया नमक ले लो, चीनी ले लो, कोई भी विलय पदार्थ ले लिया। अब आपने एक बर्तन में ले लिया जल, ये ले लिया जल विलायक, दोनों को आपने मिला के बना दिया विलियन, ये दोनों को क्या बना दिया विलियन बना दिया, ठीक है। तो ये तो हुआ एक विलियन। इस तरीके से आपके पास विलियन तैयार है, इसमें नमक और पानी का घोल है। अब अगर इसमें कोई आप एथेनॉल ले लेते हैं, एथेनॉल यानी कि कोई घोलने वाली चीज विलय, अब हम क्या करते हैं अब समझिए। अब ये कोई बड़ा बर्तन लिया आपने, ठीक है, इसके बीच में आपने लगा दी अधपारगम्य झिल्ली, ये कोई झिल्ली लगा दी, अधपारगम्य झिल्ली है ये, इसे कहते हैं अधपारगम्य झिल्ली। अधपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए, ये वो झिल्ली होती है, अगर कहीं ये झिल्ली लगा देते हैं और इसमें विलयन डाल देते हैं तो ये केवल विलय के कणों को आर पार जाने देती है, ना कि विलायक के कण आर पार जा सकते हैं इससे, लेकिन विलय के कण नहीं जा सकते। ये बात ध्यान रखना, किसके कण आर पार जा सकते हैं, विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, विलय के नहीं जा सकते। अब आपको करना क्या है, आप देखो प्रसारण कितने अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें आपने ले लिया विलियन, एक तरफ रख दिया आपने इसमें विलियन, यानी कि ये रख दिया, क्लियर। दूसरी तरफ आपने इसमें ले लिया जल, जल ले लो या एथेनॉल ले लो, चाहे जल ले लो, यहां ले लिया आपने जल, ये लगा दी अधपारगम्य झिल्ली। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद ये जल के कण इस झिल्ली में को पार होकर इधर विलयन में जाने लगते हैं, क्योंकि अधपारगम्य झिल्ली वही होती है जिसमें विलायक के कण विलय को विलयन की ओर जाते हैं, या कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता वाले की ओर अपने आप जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जल का स्तर घटता जाएगा और इस विलयन का स्तर बढ़ता जाएगा। यो क्रिया कहलाती है परासरण। समझ में आया? देखो फिर समझो, अगर आपने एक तरफ ले लिया अधिक सांद्रता वाला विलयन, एक तरफ ले लिया कम सांद्रता वाला विलयन, तो कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चलता है, यानी कि तनु सांद्र की ओर चलता है। तनु कहते हैं कम सांद्रता वाला विलयन, जिसमें विलय की मात्रा कम घुली हो उसे तनु कहते हैं। और एक तरफ हो गया सांद्र विलयन, इसमें ज्यादा मात्रा में घुला होता है विलय। ठीक है, तो क्या होता है कि अपने आप विलायक के कण विलयन की ओर जाने लगते हैं, और ये तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों के दाब साम्य दाब बराबर ना हो जाए। अब अगर तुम्हें यो क्रिया रोकनी, दोनों का लेवल बराबर रखना, तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा कि ये विलायक के कण इधर ना आ जाए। ये परासरण की क्रिया हो रही, अगर परासरण की क्रिया आपको रोकनी है तो क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। इधर दाब लगा दो, विलयन के ऊपर कोई बाह्य दाब लगा दो, ताकि ये विलायक के कण इधर ना आ सके। हमेशा कहां लगेगा दाब, विलयन के ऊपर। अगर इधर लगाया तो ये तो और ज्यादा आ जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, विलयन की तरफ दाब लगा दो, तो ये परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो बाहर से दाब लगाया, यही कहलाता है परासरण दाब। अब देखो डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? देखो, वह न्यूनतम बाह्य दाब, देखो जो लगा रहे, बाह्य मतलब बाहर से, वह न्यूनतम बाह्य दाब जो किसी विलयन पर लगाकर, देखो विलयन पे तो लगा रहे, जो किसी विलयन पर लगाकर परासरण की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, ये परासरण की प्रक्रिया रोक दी जाती है, क्या कहलाती है? अब देखो, जहां ये डायग्राम के द्वारा समझाया, डेफिनेशन अपने आप समझ में आ गई। तो परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। तो ये था परासरण दाब, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 में इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। ये वही क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये भी समझ लेते हैं। नंबर 1, मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखिए। अंतर वाले क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ न्यूमेरिकल कौन से आते हैं, किस बेस पे आते हैं, ये भी समझिए। 98 ग्राम H2SO4 को 2 लीटर विलयन में घोला गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। इसकी क्या निकालनी है आपको, मोलरता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 72 ग्राम जल तथा 60 ग्राम यूरिया के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज आपको निकालने हैं। इसके बाद राउल्ट का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता रहता है, इस क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 300 के पर 0.2 m विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब आपको निकालना है, ये आंकिक प्रश्न है। तो ये प्रैक्टिस सेट आइए करते हैं एक एक करके, जिससे कि आप यूपी बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत इजी से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले ही क्वेश्चन में। पहला ही क्वेश्चन है मोलरता एवं मोललता में अंतर। आपसे अगर अंतर पूछा जाए तो देखिए, आधार देखिए, सबसे पहले आपको परिभाषा के आधार पर इनका अंतर लिख देना है। अगर आपको मोलरता है तो 1 लीटर विलयन में विलय के मोल, जो कहलाती है मोलरता। यहां आपको लेना है विलयन। अब इसमें देखिए 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल, दोनों में विलय के मोल निकालने हैं, लेकिन ये विलायक में निकालते हैं और इसको विलयन में निकालते हैं। तो पहला अंतर तो परिभाषा का ही आप लिख सकते हैं। दूसरा अंतर इनका सूत्र, जो मोलरता का सूत्र होता है वो होता है m बराबर n/v। n का मतलब मोलों की संख्या विलय के, और v का मतलब आयतन लीटर में। और इसी तरीके से मोललता को हम लिखेंगे n/W, जो किलोग्राम में। तो ये दोनों का सूत्र लिख दीजिए, ये अंतर बन जाएगा। तीसरा अंतर आप देखना है आयतन या द्रव्यमान। अगर आप विलय के मोल निकाल रहे हैं आयतन में, तो इसमें विलयन का आयतन लेना होता है मोललता में, जबकि मोललता में विलायक का द्रव्यमान लेना होता है। तो तीसरा अंतर हो जाएगा आयतन और द्रव्यमान में। चौथा ताप का प्रभाव।
तापमान से बदलती है। मोलरता तापमान पर निर्भर करती है और तापमान से बदल जाती है, जबकि तापमान से लगभग नहीं बदलती। ये तापमान से मोलरता नहीं बदलती। तो ये अंतर है मोलरता एवं मोलरता में अंतर। किसी का भी अगर आपसे बोर्ड में अंतर पूछ लिया जाता है तो परिभाषा, सूत्र, आयतन और ताप के प्रभाव से आप अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट का। ये आंकिक प्रश्न है। इस तरीके के आंकिक प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। एक एक करके इनको बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 2 का पहला ही क्वेश्चन क्या है। 98 ग्राम H2SO4 ग्राम में मात्रा दी है। ये हो गया छोटा W, विलय की मात्रा कितना है 98 ग्राम। दूसरा क्या दिया है, H2SO4 तत्व दिया है, यानी कि H2SO4 जो दिया है इसको आपको निकालना है अनुभार M। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 32 होता है परमाणु भार सल्फर का, प्लस 4 गुना 16, O का होता है 16। तो इसे करेंगे 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये आ जाएगा 98। अनुभार आ गया 98 और आयतन दिया है लीटर में ही, V बराबर दिया है 2 लीटर। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है मोलरता। मोलरता का फार्मूला क्या होता है वो लगाइए और तुरंत आंसर आ जाएगा। अब देखिए मोलरता बराबर होता है W/M गुना V, लीटर में रखना होता है और लीटर में ही दिया हुआ है। W का मान कितना है 98 अपॉन M कितना है अनुभार भी 98 और गुना V कितना दे रखा है 2 लीटर। ये एक बार कैंसिल हो गया तो हो गया 1/2 बराबर आ जाएगा 0.5। तो मोलरता आ गई 0.5। इस तरीके से आप अगर एग्जाम में आपसे मोलरता पूछी जाती है तो बहुत इजी से आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा है। 72 ग्राम जल तथा 60 ग्राम यूरिया के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज पूछे। इस क्वेश्चन में मोल प्रभाज दोनों के पूछे हैं और मोल प्रभाज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। इसको कैसे करते हैं देखिए, आप इस क्वेश्चन को समझिए। आपसे पूछा है मोल प्रभाज, एक तरफ लिया है जल, ये यहां लिख दो जल। जल की मात्रा कितनी दी है W बराबर 72 ग्राम और दूसरी तरफ लिया है यूरिया। ये लिया है छोटा W दिया है 60 ग्राम। इसको छोटा W लिख लीजिए कम मात्रा को और इसका बड़ा W, ठीक है, इतना दिया। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब भी कोई मात्रा दी रहती है विलय और विलायक की, इनको मोल में बदलिए। मोल में कैसे बदले जाते हैं आप ये समझिए। जो भी आपको तत्व दिया है, जैसे ये दिया जल दिया है, जल H2O दिया है, इसके क्या करना होता है, इसके अनुभार से ही इसको भाग कर दो। जल का अनुभार कितना आएगा अगर आप निकालेंगे 18, तो मोल आ जाएंगे इसके, बड़ा M है ये, तो बड़ा N आ जाएगा मोल 72/18, 18 चौक 72, 4 मोल आ गए किसके जल के। अब आप निकालो यूरिया का। यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। इसका अनुभार आप निकालेंगे, देखो N का होता है 14 प्लस 2, 2 एकम 2 1 प्लस C का होता है परमाणु भार 12 प्लस O का 16 प्लस N का फिर 14 प्लस 2, इसको ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये अनुभार आ जाएगा यूरिया का। और इसके भी मोल अगर आप निकालेंगे, मोल निकालने का तरीका यही होता है, जितनी मात्रा दी हुई है उसको रखो ऊपर और अनुभार से कर दो भाग, तो ये इसके मोल आ जाएंगे। टोटल मोल कितने हो गए, टोटल 4 मोल तो आए ये और प्लस 1 मोल आया ये, टोटल मोल आ गए 5। ये 5 आ गया टोटल। विलयन में कितने मोल हो जाएंगे टोटल। अब दोनों के मोल प्रभाज निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले अगर आप जल के मोल प्रभाज निकालते हैं, किसके, जल के मोल प्रभाज अगर आपको निकालने हैं तो इसके मोल रखो ऊपर 4
और टोटल से कर दो भाग, तो इसके मोल पर भाग आएंगे 0.8, पानी 8 है 40, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे 0.8। अब इसके निकाल लेते हैं, इसके मोल प्रभाज किसके, यूरिया के, ये मोल प्रभाज निकल के आए जल के। अब दो तरीके से निकाल सकते हैं आप, या तो एक में से घटा लीजिए 0.8 तो आ जाएगा 0.2, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा फार्मूला भी रख सकते हैं, एक रखो ऊपर जिसके मोल निकालने हैं उसको रखो ऊपर और टोटल नीचे, 5 से भाग करोगे तो 0.2। तो चाहे एक में से, जब एक के पता चल जाता है, क्योंकि दो मोल प्रभाज का योग एक होता है, एक का पता चल जाए दूसरों को घटा के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों के मोल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं, और मोल प्रभाज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये समझिए। 300 के पर 0.2 m विलियन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, आर का मान आपको दिया हुआ है। प्रासरण दाब जब भी पूछे, अब आपको देखो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। टी टेम्परेचर 300 केल्विन, सबसे पहले आप ये देखिए ये केल्विन में ही दिया हो, टेम्परेचर केल्विन में ही दिया है। अगर ये डिग्री सेल्सियस में देते तो उसमें 273 जोड़ देते तो केल्विन में आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में आपको केल्विन में ही दिया है। m का मतलब हो गया मोलरता, सांद्रता कितनी दी है, ये C बराबर दिया है 0.2 n, ये सांद्रता दिया है, और R का मान भी दिया है, R बराबर दिया है 0.082। अगर नहीं भी दिया होता तो अपने पास से यही मान रख लेते हैं R का, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे जो भी पूछा उसका फार्मूला लगा दीजिए, P बराबर CRT, यही फार्मूला होता है प्रासरण दाब निकालने का। अगर आपको सांद्रता दी हुई है तो यही फार्मूला लगाइए, इससे सांद्रता निकल के आ जाएगी। बराबर C का मान कितना है 0.2 गुना R का मान 0.082 और गुना T कितना है 300। इनके गुना आपस में करेंगे तो क्या करेंगे, दशमलव हटा लीजिए, ये तो 1 0 तो ये बढ़ गई, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 0 ये बढ़ गई, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दीजिए। अब आप इन तीनों की गुना करिए, देखो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 82 गुना 6 बटे 100, गुना करिए 6 दूनी 12, 8 6 48 और 1 49, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आ जाएगा प्रासरण दाब, ये आ गया प्रासरण दाब निकल के। तो इस तरीके से प्रासरण दाब भी आप बहुत इजी से निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर राउल्ट का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस सेट का राउल्ट का नियम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको समझिए। नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और अगर इसका सूत्र लिखने लगे P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर x, यानी कि x हो गया यहाँ मोल प्रभाज, जहां P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P है विलयन का वाष्प दाब और x हो गया विलय के मोल प्रभाज। अब परिभाषा तो आपने लिख दी, लेकिन पहले इसको समझिए, फिर परिभाषा भी आपकी समझ में आ जाएगी। देखो कैसे होता है, ये कोई विलायक है, कोई भी है विलायक है, अगर इसको खुला छोड़ते हैं तो ये विलायक के अणु वाष्प बनकर ऊपर जाने लगते हैं और वाष्प दाब लगाते हैं। जितने ज्यादा विलायक के अणु वायुमंडल में जाएंगे उतने ज्यादा वाष्प दाब लगेगा। लेकिन जैसे ही इसमें आप कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, चीनी या नमक कोई भी मिला दिया, तो जो विलयन बनेगा, अब देखिए ये कोई विलयन बन गया, अब जो वाष्प बन के जा रहे थे अणु, जो ऊपर वाष्प बन के अणु जा रहे थे वो ज्यादा ना जाके कम जाएंगे, तो वाष्प दाब में कमी आ गई, वाष्प दाब क्या हुआ, कमी आई। ये किसके सापेक्ष निकल रहे हैं कमी, विलायक के सापेक्ष। देखते हैं तो क्या सूत्र बन जाएगा, P0 माइनस P अपॉन P0। देखो इसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसका जो विलयन बना जिसका वाष्प दाब कम हुआ, किसके सापेक्ष देख रहे हैं, विलायक के, तो इसलिए विलायक में से विलयन के वाष्प दाब घटा दो
और किसके सापेक्ष विलायक के। अब ये जो कमी आई विलयन का जो वाष्प दाब यो जो कम हुआ, यो जो पदार्थ आपने मिलाया चीनी, इसके मोल प्रभाज का सूत्र ये होता है n/n+n, मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही है राउट का नियम। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और ये वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन हुआ है जो मिलाए गए विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही डेफिनेशन में बताया है। तो राउट का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको लिख के आ सकते हैं आप। इसके बाद अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये प्रैक्टिस सेट अगर आप करते रहेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि मैंने वही प्रैक्टिस सेट लिए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन को परिभाषित कीजिए। यानी कि किसकी परिभाषा पूछी? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वेश्चन, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 500 ग्राम जल में घोला गया, मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालनी है? मोललता। ये भी ध्यान रखना क्या निकालना है। 36 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथेनॉल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। फिर दोबारा मोल प्रभाज तो क्वेश्चन आता ही आता है विलयन के क्वेश्चन में, तो इसलिए मोल प्रभाज ध्यान से करते रहना। और इसमें क्या पूछा? प्रासरण दाब। आपको प्रासरण दाब निकालना आना चाहिए। और नंबर 5 पे है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को एक एक क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। ये देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहले एक डायग्राम के द्वारा समझिए। ये आपने लिया शुद्ध विलायक जल ले लिया। अब जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है वे इसके पृष्ठ को छोड़कर वायुमंडल में जाने लगते हैं। विलायक के अणु अपने पृष्ठ को छोड़कर वायुमंडल में जाने लगते हैं। जितने ज्यादा जाएंगे उतने ज्यादा वाष्प दाब लगाएंगे। क्लियर बात। अब दूसरी देर में क्या होता है, जैसे ही इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, जल में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, नमक या चीनी। अब होता क्या है, जो भी आपने पदार्थ मिलाया उसके अणु जल के अणुओं के बीच बीच में आ जाएंगे, इसके पृष्ठ को घेर लेंगे बीच बीच में। अब विलाय के अणु ज्यादा ना जाके कम जाएंगे। देखो कम जाएंगे, विलयन बनते ही कम जाएंगे, तो यहाँ तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ 60 वायुमंडलीय दाब लग रहा था और यहाँ अब कम अणु जा रहे तो 40 हो गया। तो ये जो कमी हुई 20 की कमी हुई, किसके सापेक्ष देख रहे हैं हम? जल के अणुओं के बटे 60। तो ये आपेक्षिक हुआ, आपेक्षिक जिसके सापेक्ष आप देख रहे हैं, यही हुआ वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो अब डेफिनेशन देखिए। देखो निश्चित ताप पर, ताप कैसा लेना है? निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर, देखो अंतर आया, तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसका फार्मूला बन जाएगा P0 - P बटे P0। यानी कि पहले तो इसके वाष्प दाब में से ये घटा दीजिए और इसी के वाष्प दाब से भाग कर दीजिए, तो आपेक्षिक अवनमन आ जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी, और ये हो गया इसका फार्मूला। हमेशा विलायक का वाष्प दाब ज्यादा रहेगा, विलयन का कम, और जो अंतर आएगा उसको विलायक के अणुओं से भाग करने पे यही होता है इनका अनुपात का आपेक्षिक अवनमन। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने अच्छे से समझी। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। देखो प्रैक्टिस सेट के 3 न्यूमेरिकल आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 500 ग्राम जल में घोला गया, मोललता ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपसे पूछा मोललता का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, M बराबर W/M और गुना बड़ा W, ये रखते हैं किलोग्राम में। अगर ये आपके न्यूमेरिकल में तीनों चीज है तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक चीज का वो ध्यान रखना, ये जो फार्मूले आते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आप नोट करते चलो, आपको पता होना चाहिए CH2OH, ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर, नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में
अनु फार्मूला नहीं देते, तो आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए W यानी कि मात्रा। मात्रा देखो कितनी दी है, छोटा W। विलय की मात्रा दी है 45 ग्राम, 45 ग्राम आ गया। अब आपको निकालना अनुभार। अनुभार इसका देखो, अनुभार कैसे निकालते हैं, छोटा m कैसे निकालते हैं, C के है 2, देखो C के 2 है, H के है 6, 2 2 4 2 6, H के 6 है और O के है 2 अणु, 1 और 1 2, तो ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका अनुभार निकालते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और इसको गुना कर ले 2 से, प्लस H का होता है 1, 6 से 1 की गुना करेंगे 6 ही, प्लस 2 गुना O का होता है 16। अब इनको ऐड करिए, 24 प्लस 6 प्लस 32। अब इनको जोड़िए, 6 अच्छा 10 2 12, 3 2 5 और 1 6, 62 आ गया। अनुभार कितना आ गया, 62 आ गया। अब इसको फार्मूले में रख, नहीं अभी क्या निकालना, बड़ा W भी दिया 500 ग्राम, बड़ा W कितना दिया 500 ग्राम, देखो बड़ा W है 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से कर देंगे भाग, 2 जीरो से 2 जीरो गई 0.5, यो आ गया किलोग्राम में। अब बस इस फार्मूले में रखिए मान को फार्मूले में रख दीजिए। देखो अब W कितना आया है 45 और अनुभार कितना आया है 62 गुना 0.5, 0.5 हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगी 1 जीरो, ऐसे तो 5 से काट दीजिए, 5 निम 45, ठीक है 3 से कट जाएगा, 3 से 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यह आ गया 5 निम 45, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से फिर कट जाएगा, 3 नम 27, तो ये हो गया 10/9, तो 1 दशमलव कुछ आएगा आंसर, यह आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप मौलता बहुत इजी से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, 36 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथेनॉल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये ग्राम में मात्रा दी हुई है, तो इसको सबसे पहले मोल में बदलिए। और मोल में कैसे बदलते हैं, जो मात्रा दी हुई होती है उसी के अनुभार से उसको भाग कर दो तो मोल आ जाएंगे। देखो 36 ग्राम जल है, छोटा W, और बड़ा W एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। आप अब ये देखिए, एक तरफ तो रखिए जल, ठीक है, और एक तरफ लिए एथेनॉल को कहते हैं C2H5OH, ये हो गया एथेनॉल। एक तरफ एथेनॉल एक तरफ जल। मात्रा देखियो दिया है, छोटा W 36 ग्राम, और इसका अनुभार M, जल का अनुभार होता है 18। जब मोल निकालना होता है छोटा n, तो मात्रा को उसके अनुभार से कर दो भाग, 18 दूनी 36, ये आ जाएंगे मोल जल के। ऐसे सबसे पहले मोल में बदलिए। अब दूसरी तरफ देखिए क्या है, दूसरी तरफ है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब इसको देखिए कैसे करना है। बड़ा W मानिए कितना दिया है, बड़ा W 92 ग्राम, 92 ग्राम बड़ा W दिया है 92 ग्राम, और अनुभार निकालिए अब इसका M। देखो कैसे निकलेगा, 12 गुना 2, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, इसको 2 से गुना कर लो, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, इसको 5 से गुना कर लो 5, O का होता है 16 और प्लस H का होता है 1, 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है, और तो ये आ जाएगा 6 अच्छा 10 5 अच्छा 9 10 46, कितना आ गया 46 आ गया। क्लियर। अब इसके भी मोल, इसको भी मोल में बदलिए। मोल में कैसे बदलेंगे, बड़ा N बराबर इसकी मात्रा को इसके अनुभार से कर दो भाग, तो आगे 2,
इससे कैंसिल हो जाएंगे 2। दोनों को मोल में बदलिए पहले तो टोटल मोल देख लीजिए कितने हैं टोटल। 2 तो ये जो विलियन बनेगा 2 तो ये बनेंगे और 2 इसके, टोटल विलियन हो जाएंगे 4 मोल। विलियन में कितने मोल हो गए 4, 2 इसके 2 इसके। जैसे ही आप मोल में बदल लेते हैं अब बहुत इजी से आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अब निकालने हैं मोल प्रभाज किसके, जल के। तो जिसके निकालने हैं मोल प्रभाज उसके मोल तो रखो ऊपर और बटे टोटल। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 यानी कि 0.5। अब इसके निकालिए मोल प्रभाज। फर्स्ट टाइप आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं इसके मोल तो रखो ऊपर और नीचे टोटल यही आ गया। तो इसके भी आ जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.5। या सेकंड टाइप एक में से घटा दीजिए, जब एक में से घटा दीजिए 0.5 फिर भी आ जाएंगे 0.5। तो इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बहुत इजी से मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। बस आप मोल में बदलिए और ऐसे कर दीजिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.5 m NaCl विलयन का प्रसारण दाब 300 K पर ज्ञात कीजिए। देखो जो भी आपको तत्व दिया, सबसे पहले आपको जब भी प्रसारण दाब पूछे NaCl दिया, आपको ये देखना है कि ये एक आयनिक यौगिक है। इसका मतलब जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाएगा। देखो कैसे टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में और प्लस Cl नेगेटिव में। ये तो ये दो अणुओं में टूट गया, 2 आयनों में टूट गया। अब प्रसारण दाब, यहाँ बहुत ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स, सूत्र लगाते हैं प्रसारण दाब का एकदम, ये तत्व नहीं देखते, P बराबर CRT, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं बस। अब क्वेश्चन यहाँ गलत होने के चांस हो जाते हैं क्योंकि आपने यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। तत्व जो दिया है वो आयनिक है और इसमें 2 अणु हैं, तो यहाँ आ जाएगा वांट ऑफ गुणांक आई को कहते हैं वांट ऑफ गुणांक। ये कितना आई 2, ये लगाना भूल जाते हैं। अगर आयनिक यौगिक है, अनायनिक यौगिक होता है जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, तो वह आयन में नहीं टूटता, फिर आई की जरूरत नहीं थी। बस आपको देखना आयन में कितने टूटे हैं। अब इसमें मान रखिए 2 गुना C का मान देखिए कितना दिया, C का मतलब मोलता, ये रहा C दिया है 0.5 दिया है, गुना R का मान अपने पास से रख लेते हैं, पॉइंट नहीं दिया होता तो अपने पास से रख लेता है 0.0821 और गुना टेम्परेचर दिया है केल्विन में 300, ये रहा। बस इसको आप हल करिए। अब हल करके देख लेते हैं। देखो इसको ऐसे करिए, बिना दशमलव के लिखिए, 2 गुना 5 गुना 0.821 और गुना 300, दशमलव हटाई तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 1 जीरो तो ये आई और 3 यहाँ की, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 लगाइए, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। अब इनके आपस में गुना करिए, 5 दूनी 10, देखो ये बन गया 10, 1 जीरो और काट दीजिए। क्लियर। अब क्या बचा, 3 की गुना करिए इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और नीचे है 100, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 24.63 आंसर आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से प्रसारण दाब पे यहाँ फोकस करना है, कौन सा तत्व दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। सबसे पहले देखिए आदर्श विलयन किसे कहते हैं, राउल्ट के नियम की सभी सांद्रताओं पर पालन करता है। आदर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन करेगा, लेकिन जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि आदर्श विलयन कौन सा होता है और अनादर्श विलयन कौन सा होता है। अब आप ये समझिए आदर्श विलयन अनादर्श, देखो ये कोई आपने तत्व लिया, द्रव लिया, कुछ भी लिया A और एक ले लिया B, ठीक है ना। तो A से A के अणु जिस आकर्षण बंध से बंधेंगे, A से A के, अब ध्यान दो जरा एक जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं,
ए के जो आकर्षण बल है और बी के आकर्षण बल दोनों लगभग बराबर होते हैं। जितना आकर्षण बल ए के अणुओं के बीच होता है उतना ही बी के अणुओं के बीच होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो ए बी बन जाता है। तो इनका भी आकर्षण बल लगभग ए के और बी के बराबर होता है, यानी कि तीनों का आकर्षण बल सेम होता है। इसलिए मिलाने से कोई सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों का ज्यादातर आकर्षण बल मजबूत होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ए का ए से आकर्षण बल, बी का बी के आकर्षण बल, और जब ए बी बनाएंगे दोनों को मिला के तो जो ए बी का इनका कम होता है, तो ये जो बनेगा ए बी विलयन, या तो वो इनकी सांद्रता इससे ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो यो अनादर्श विलयन रहेगा, क्योंकि अब प्रभाव पड़ता है, आकर्षण बल कम हो जाता है। तो अब देखिए कैसे, अब क्या होता है, जो मिश्रण बना, जो विलयन बना, मिश्रण बना, उसमें परिवर्तन नहीं होता। उसमें परिवर्तन, मिश्रण पर उसमें परिवर्तन कितना रहता है, डेल्टा एच मैक्सिमम 0, यानी कि उसमें जब दोनों विलयन मिलाएंगे तो उसमें ज्यादा निकले या कम निकले उसमें का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसमें निकलना या कम होना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें प्रभाव पड़ता है, कम या ज्यादा होने पर उसमें परिवर्तन होता है, इसमें उसमें परिवर्तन होता है। नंबर तीसरा, सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि जो विलयन होता है उसके जो आयतन होता है उसमें परिवर्तन, कुछ उसकी सांद्रता पर कोई परिवर्तन नहीं होता आदर्श विलयन में, लेकिन इसमें सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो मैंने अभी बताया, यहाँ देखो ए बी आकर्षण लगभग ए के तथा बी के समान होता है, तो आकर्षण बल बराबर होने के कारण आयतन या सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें ए बी का आकर्षण ए या बी से अलग होता है, या तो ज्यादा हो जाएगा या कम। अगर कम हुआ तो विलायक के अणु ज्यादा जाएंगे, विलायक के अणु ज्यादा जाएंगे, वाष्प दाब ज्यादा लगेगा, तो ऐसे को कहेंगे हम धनात्मक अनादर्श विलयन। और अगर कम जाएंगे तो ऋणात्मक। उदाहरण क्या है इसका अनादर्श का, एथेनॉल में जल मिला दो तो ये हो गया अनादर्श विलयन, और इसका आदर्श विलयन का बेंजीन में टॉलुइन मिला दो तो ये हो गया इसका आदर्श विलयन का उदाहरण। तो ये इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से आप समझ गए। अब प्रैक्टिस नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखिए, ये क्वेश्चन कैसे करने हैं इसको समझिए। नंबर 1 क्वेश्चन, 11.7 ग्राम NaCl को 250 ml विलयन में घोला गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा है आपसे, मोलरता। क्वेश्चन नंबर 2, 20 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया, इसमें मोलरता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में मोलरता, विलयन वाले चैप्टर से ज्यादातर मोलरता या मोल प्रभाज निकालने के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 90 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथेनॉल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना, मोल प्रभाज, तीनों आगे। और इसमें देखिए 300 K पर किसी विलयन का प्रासरण दाब 4.92 atm है तथा सांद्रता दी इतनी, वांट ऑफ गुणांक आई ज्ञात करना है। इसमें वांट ऑफ गुणांक निकालना है। और लास्ट में जो क्वेश्चन है, मोल प्रभाज एवं मोलरता में अंतर लिखिए। देखो अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं, जिससे कि आपकी विलयन की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। प्रैक्टिस नंबर 4 का पहले तो ये देखिए, मोल प्रभाज और मोलरता में अंतर समझिए, अंतर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले परिभाषा लिखिए, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, किसी विलयन में किसी घटक के मोलों का कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। देखो समझो, ये कोई विलयन है, ये कोई विलयन आपने लिया हुआ है, इस विलयन में विलय भी है और प्लस विलायक भी है। अब जिस दो घटक है, विलयन दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, जिस भी घटक के आपको मोल प्रभाज निकालने हैं उसके मोल, अगर विलय के मोल प्रभाज निकालते हैं तो विलय के मोल प्रभाज रखो ऊपर और नीचे टोटल, विलयन में टोटल मोल प्रभाज विलय के भी और विलायक के भी रख दो। और अगर आप निकालते हैं विलायक के मोल प्रभाज तो इसके मोल प्रभाज रखो ऊपर और नीचे टोटल, विलयन में टोटल। अब देखो परिभाषा वही हो गई, किसी विलयन में किसी घटक, यानी कि दोनों में से किसी भी घटक के मोलों का कुल मोल, जो भी मोल है या तो ये या ये, तथा कुल मोल के
अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोलों को कुल यानी कि घटक के मोल और कुल मोल के अनुपात को, देखो मोल और मोल के घटक के अनुपात को। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर फार्मूला लिख दीजिए, ये फार्मूला लिख दिया। अच्छा, मोलरता क्या किसे कहते हैं? जो आपने विलियन लिया हुआ, विलियन आयतन लीटर में, 1 लीटर में जितने भी विलय के मोल है वो उसकी मोलरता। जो भी आपने इसमें विलियन जो बना आपका, उसमें विलय के जितने भी मोल है वही क्या कहलाएगा? मोलरता। लेकिन विलियन लेना है 1 लीटर, तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। इसके बाद निर्भर किस पे करता है? ये केवल मोलों की संख्या पे निर्भर करेगा, मोल प्रभाज। लेकिन इसमें विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के आयतन, क्योंकि आयतन भी तो है, दोनों पे निर्भर, दोनों में से कोई भी बदला तो ये बदल जाएगी मोलरता। क्लियर बात? आयाम, कोई आयाम नहीं है इसमें, कोई डायमेंशन नहीं होता इसका, यानी कि इसका कोई फार्मूला नहीं है, मात्रक नहीं है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर या मोल लीटर -1, ये इसका मात्रक है। इसके बाद इसका जो मान आएगा हमेशा मोल प्रभाज का, वो 0 से 1 के बीच में आएगा हमेशा, क्योंकि दोनों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। अब कोई निश्चित सीमा नहीं, कितना ही आ सकता है, 10, 15, 20, 25 दशमलव में कुछ भी, इसमें मोलरता कोई निश्चित सीमा नहीं। लेकिन निश्चित सीमा है 1 से कम ही आएगा, 0 से 1 के बीच में। ताप का प्रभाव तापमान के परिवर्तन से लगभग नहीं बदलता, तापमान के परिवर्तन से नहीं बदलता, लेकिन तापमान के परिवर्तन से बदलता है क्योंकि आयतन बदल जाता है, आयतन की सांद्रता तापमान से बदल जाती है, तो ये ताप से बदल जाता है। अब ये इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? वाष्प ताप पे, राउल्ट के नियम, मोल प्रभाज आदि में, और इसका सांद्रता व्यक्त करने तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका प्रयोग होता है। तो ये हुआ मोल प्रभाज और मोलरता में अंतर। अब देख लेते हैं इसके पहले वे क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन थे वहां, प्रैक्टिस सेट है ये वाले क्वेश्चन। देखो यही हिंट दे देते हैं आपको करने कैसे हैं। ये दे दिया छोटा W 11.7 ग्राम, छोटा W। NaCl दिया, NaCl का अनुभार निकाल लो, Na का होता है 23 और इसका होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5, छोटा m आ जाएगा 58.5, और ये हो गया छोटा W। और ये लीटर में ml में दिया आयतन, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे तो 0.25 आ जाएगा लीटर V। तो तीनों चीज आ गई, W भी आ गया, छोटा m भी आ गया और V भी आ गया। मोलरता पूछिए, मोलरता का सूत्र में रख दो, m बराबर W/m गुना V। इसमें मान रख दीजिए और तुरंत आ जाएगा। देखो मान रख के देख लेते हैं। m W दिया है 11.7 बटे अनुभार आया 58.5 और गुना 0.25, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। छोटा W दिया है 20, यूरिया का अनुभार निकालेंगे आप, m निकाल देंगे 60 आ जाएगा यूरिया का, और बड़ा W दिया है 180, क्या निकालनी? मोलरता। इसमें 1000 से भाग कर लो इसे किलोग्राम में बदलने के लिए, 1 0 से 1 0 गई 0.18 रख देना। अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है? m बराबर W/m गुना बड़ा W। इस फार्मूले में ये मान रख दीजिए, छोटा W ये रहा, अनुभार ये रहा और बड़ा W ये रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए मोल प्रभाज कैसे निकालने हैं। 90 ग्राम दिया है जल और 46 ग्राम दिया है एथेनॉल। जल की इसको मोल प्रभाज अगर निकालना है तो मोल में बदलिए। जल का अनुभार होता है 18, देखो 90 को भाग कर लेंगे 18 से, 18 पंजे 90, जल के मोल आ जाएंगे 5। अब एथेनॉल है, एथेनॉल का जब आप अनुभार निकालेंगे तो एथेनॉल का अनुभार भी होता है 46, तो इसके मोल निकालेंगे तो 46/46 1 आ जाएगा, टोटल हो जाएंगे 6। अब जिसके भी मोल प्रभाज आपको निकालने दोनों के, तो 5/6 ये तो आ जाएंगे जल के, और अगर एथेनॉल के निकालने हैं तो 1/6, बस आंसर आ जाएगा इनको भाग करने से। अब आप देखिए प्रासरण दाब, प्रासरण दाब कैसे निकालते हैं ये भी समझिए, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए।
ये देखो, आपको इसके लिए जो प्रसारण दाब निकालना, वांट हाफ गुणांक, ये फार्मूला होता है P बराबर आई सी आर टी। आपको निकालना है क्या, आई एक तरफ रखिए, P अपॉन सी आर टी मान रखिए, यहां से उठा के देखो P दिया हुआ है प्रसारण दाब ये रहा 4.92 बटे C का मान कितना दिया, मोलरता, ये रही मोलरता, C का मतलब सांद्रता 0.2 गुना R का मान 0.082 अपने पास से रख दीजिए, और गुना T दिया 300, T दिया 300। बस इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप ये वांट हाफ गुणांक भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ प्रैक्टिस सेट 4। अब देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ये प्रैक्टिस सेट 5 आपको अच्छे से समझना है। देखिए नंबर 5, सबसे पहले मोलता, मोललता है, मोल प्रभास, तीनों में अंतर अभी दिखाएंगे, उसको आप नोट करिए, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले तो यहाँ देखो, क्वेश्चन में क्या निकालना, मोलता। मोलता का फार्मूला आपको पता ही, M बराबर W अपॉन M गुना V लीटर में लेते हैं, ये होता है मोलता का। अब देखो तीनों यहाँ होने चाहिए, छोटा W तो ये रहा 5.85 यहाँ लग दीजिए, ठीक है। NaCl का अनुभार निकालेंगे, NaCl का अनुभार निकल कर आएगा 18। देखो यहाँ कर देते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को करते हैं। छोटा W है 5.85 बटे अनुभार, NaCl का अनुभार निकालेंगे तो 58.5 आएगा, और गुना Cl, और 200 ml है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से कर दीजिए भाग, 2 जीरो से 2 जीरो गई 0.2, बस ये दशमलव हटाए, ये दशमलव हटाए तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये कट जाएगा एक बार, 1/2 हो जाएगा तो 0.5 आ गया। इसका आंसर आ जाएगा 0.5। क्लियर। अब ये देखो फिर मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं, किसके, जल का अनुभार होता है 18। देखो अब यहाँ क्या करना आपको, इस क्वेश्चन को देखिए, जल के मोल बदलिए, N बराबर W अपॉन M होता है, मोल में बदलने के लिए W है 72, तो 72 बटे 18, 18 चौक 72, इसके आगे जल के मोल 4। क्लियर। अब दूसरा दिया है एथेनॉल C2H5OH, इसके भी मोल में बदलिए तो ये हो जाएगा 92 बटे 46 आएगा, इसका अनुभार निकल गया एथेनॉल का, आप निकाल के देखिए, और 46 दूनी 92, 2 ये आ गए, टोटल कितने मोल आ गए, 6, 4 ये और 2 ये 6। अब जिसके मोल निकालने हैं, अगर आपको निकालने हैं जल के, तो जल के मोल रखो ऊपर बटे टोटल 6, तो 4 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बटे 3, 3 से भाग करेंगे आ जाएगा। और अगर आपको निकालने हैं एथेनॉल के, तो इसके मोल रखो ऊपर 2, इसके आएंगे 4 बटे, अच्छा 2 बटे 6, इसको हो जाएगा 2 बटे 6, इससे भी निकल जाएगा। क्लियर। अब प्रसारण दाब देखो, फिर वही प्रसारण दाब का, लेकिन अब क्या दिया, ग्लूकोज, यहाँ तत्व देखिए ग्लूकोज दिया, तो सीधा सीधा आप फार्मूला लगा सकते हैं, P बराबर CRT, P बराबर CRT, C का मान ये रहा 0.5, R का मान 0.082 अपने पास रख दीजिए, और T कहाँ दिया है 300, तीनों की गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो दशमलव हटाएंगे तो ये दोनों, तो कितनी जीरो बढ़ जाएगी, 1 2 3 और एक ये वाली 4, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और 5 दिया 15, 15 के 82 में गुना कर लीजिए, 15 गुना 82 और बटे 100, जो भी गुना करके आए, देखो 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे हाँ जो भी आए, तो यहाँ गुना करके कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये देख लीजिए राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग और ये अंतर, बस देखो मोलता, मोललता और मोल प्रभाज में अंतर। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दीजिए, परिभाषा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता, ये विलियन में निकाली जाती है, लीटर में होता है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल, ये जो मोल है तो मोलरता। अब मोललता ये विलायक में देखी जाती है, 1 किलोग्राम में कितने विलय घुले हुए, तो वो उसके मोललता हो जाएगी। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या मोललता। और मोल प्रभाज की डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई थी ये, तो तीनों में ये अंतर लिख दीजिए इनकी डेफिनेशन से, और सूत्र लिख दीजिए इनके, सूत्र से भी अंतर हो जाएगा।
तो ये करें आपने प्रैक्टिस सेट 5। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।